यहाँ हम 9.3 के अंदर युगपत अवकल समीकरण को हल करने का जो मेथड होता है वो समझेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे युगपत अवकल समीकरण का जो मीनिंग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो इस तरह की इक्वेशन होती है, एक्स वाई और उसका जो अवकलन होता है उसमें रिलेशन होगा। दूसरी भी इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन होती है इसके अंदर। दूसरी इक्वेशन के अंदर भी इस तरह से आएगा एक्स वाई और एक सेकेंड अवकलन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स का अवकलन है तो यहाँ पे वाई का अवकलन है। इस तरह से दो इक्वेशन हमें मिलेगी यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने यहाँ पे दिया है, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी टी में रिलेशन दिया हुआ है। इस तरह की दो इक्वेशन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे हमें दो फंक्शन मिलेंगे, यानी कि दो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में मिलेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से मानेंगे लाप्लांस एक्स का जो लाप्लांस है उसको हम क्या मानेंगे, f1 मानेंगे, p का फलन होगा ये। और जो y का लाप्लांस है उसको हम f2 मान लेंगे, वो भी एक p का फलन होगा। इस तरह से हम दोनों को मान लेंगे। मानने के बाद हम क्या करेंगे, इनका लाप्लांस करेंगे। ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन होगा इस तरह से, उसका हम क्या करेंगे, लाप्लांस करेंगे। तो लाप्लांस को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलती है, सहायक समीकरण मिलती है। 9.1 के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पे भी सहायक समीकरण मिलती थी, 9.2 में भी सहायक समीकरण मिलती थी, इसमें भी सहायक समीकरण मिलेगी, इसके लिए भी सहायक समीकरण मिलेगी और इसके लिए भी। तो आपके पास दो सहायक समीकरण होगी। सहायक समीकरण क्या होती है, जो इक्वेशन p के पदों में होती है उसको हम सहायक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेगी, इसके लिए भी मिलेगी और इसके लिए भी मिलेगी। तो उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे आप तो आपको f1p का मान और f2p का मान मिलेगा। ये दोनों मान मिलने के बाद देखो f1 फंक्शन मिल जाएगा आपको और एक फंक्शन मिल जाएगा f2 का। इन दोनों का क्या करोगे आप, लाप्लास इनवर्स। तो जैसे लाप्लास इनवर्स करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उससे हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो एग्जाम्पल सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 10 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है इसके अंदर आपको यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे लाप्लांस लेकर। तो और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका जो मीनिंग होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि t बराबर 0 होगा तब हमें x का मान क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि ये 0 है यहाँ पे, इसका मतलब तो है कि t इक्वल टू 0 है। और इसको यहाँ से हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू 3, यानी कि t बराबर 0 पर y का मान हमें 3 मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको d के पदों में लिख लेते हैं, शॉर्ट के रूप में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से है। d के पदों में क्यों लिखा हमने, ताकि ये शॉर्ट में दिखे, क्योंकि इसका लाप्लांस लिखेंगे तो इसका लाप्लांस थोड़ा सा ये साइज में बड़ा है, इसलिए हम इसको छोटा लिख देते हैं d के रूप में। इस तरह से हमने ये दोनों इक्वेशन लिख दी। इस इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इनके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे लाप्लांस मानेंगे। x का लाप्लांस क्या मानेंगे, f1 मानेंगे और y का लाप्लांस क्या मानेंगे, f2p मानेंगे। इस तरह से हम मानेंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन है और इसके बाद हमें इस तरह से मानना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लाप्लांस लेंगे, इसका लाप्लांस, ये जो इक्वेशन है इसका लाप्लांस लेंगे और ये जो इक्वेशन है इसका भी लाप्लांस लेंगे। दोनों का लाप्लांस लेते हैं। तो लाप्लांस लेंगे अब हम यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसका तो मैंने लाप्लांस ले लिया, यहाँ पे ये देखो ये लाप्लांस, ये इसका लाप्लांस है यहाँ पे, लेकिन इसका तो मैंने लाप्लांस नहीं लिया। तो इसको मैं बाद में सोल्व करूँगा, पहले मैं ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसका लाप्लांस ले लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब लाप्लांस लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स का लाप्लांस तो हमने क्या मान लिया, f1p मान लिया। y का लाप्लांस हमने क्या मान लिया, f2p मान लिया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो dx का मतलब क्या है कि यहाँ पे d का अवकलन और का, तो अवकलन वाला सूत्र यहाँ पे हम यूज में लेंगे। तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो इस तरह से होता है, आप देख सकते हो dy और यहाँ पे लिखा हुआ है dx। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे y है तो y के स्थान पे हम क्या समझेंगे, x समझेंगे। तो हम क्या समझेंगे, इस तरह से समझेंगे लाप्लांस dx, इस तरह से हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p और यहाँ पे ये ऐसे कैसे आ जाएगा f p और यहाँ पे क्या आ जाएगा x0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है, y चल रहा है। तो y का लाप्लांस यहाँ पे आता, ये y का फंक्शन यहाँ पे आता है, फंक्शन ऑफ p। अब यहाँ पे y के स्थान पे यहाँ पे क्या चल रहा है, x चल रहा है। तो x के लिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, f1 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, f1 लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे f1 लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो p f1p, तो यहाँ पे आप देख सकते हो p f1p माइनस x0। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो माइनस x0। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे यदि y आ रहा है तो y वाला लाप्लांस यहाँ पे आएगा, यहाँ भी x आएगा तो x वाला लाप्लांस यहाँ पे आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे x आ रहा है, इसलिए यहाँ पे x वाला लाप्लांस आ रहा है f1
ये एक्स लाप्लास जो हमने माना था इसका यहाँ पे लाप्लास वो आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन थी इसको हमने क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको सोल्व करेंगे तो -x0, तो x0 का मान हमारे पास यहाँ पे देखो x0 का मान हमें 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 8 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे हमने इसका वैल्यू क्या कर दिया, 8 पुट कर दिया यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये सारे बाकी ये इक्वेशन है इसको हमने सेम कर दिया, ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिली है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या, ये जो f1p है इसको हम अलग करेंगे और f2p है इसको भी हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आप देख सकते हो f1p, यहाँ पे f1p आ रहा है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे f1p, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल p बच गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो f1p आ रहा है, तो f1p को यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो f1p तो कॉमन आ गया। और ये फंक्शन इस साइड में आएगा, यहाँ से पक्षांतरण होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो ये क्या होगा, -2 होगा। मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये इस तरह से है p f1 फंक्शन ऑफ p, फिर यहाँ पे -8 है और ये जो ये फंक्शन है इस साइड पक्षांतरण होगा तो ये -2 और यहाँ पे हो जाएगा f1p और यहाँ पे हो जाएगा ये +3f2p। ये इस तरह से हो जाएगा, ये इक्वेशन पूरा इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा और इस साइड में 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से f1p को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे केवल p बचा, तो ये p को मैंने यहाँ पे लिख दिया और इस साइड में यहाँ पे क्या बचेगा, -2, ये तो ये -2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद में आप देखोगे f2, तो f2 तो यहाँ पे एक ही बार दिया हुआ है, केवल यहाँ पे एक ही बार आ रहा है तो मैंने इसको एक बार यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्या बचता है, देखो यहाँ पे -8 बचता है तो ये -8 भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे ये -8 भी मैंने लिख दिया और इसको भी मैंने लिख दिया। तो आप देख सकते हो सभी पदों को मैंने यहाँ पे लिख चुका है। तो लिखने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली है, यहाँ पे ये इक्वेशन में हमें यहाँ पे मिल चुकी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे f1 भी है और f2 भी है, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। इसको कब सोल्व करेंगे, जब हमारे पास f1 का मान मिलेगा या f2 दोनों में से अलग अलग मान मिले तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन और बनाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी, इसको सोल्व करने से मिलेगी। तो इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका लाप्लांस लेंगे। तो लाप्लांस लेते हैं हम यहाँ पे, तो इसका लाप्लांस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो dy, तो इसका लाप्लांस हो गया और इस साइड में क्या होगा, y का लाप्लांस, तो ये y का लाप्लांस हो गया। -2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ गया और यहाँ पे क्या है x, तो x का लाप्लांस हो गया। तो हमने इस तरह से इसका लाप्लांस कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो y का लाप्लांस तो हो जाएगा f2, x का लाप्लांस क्या हो जाएगा f1p, तो इन दोनों का लाप्लांस तो आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो dy लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ, अवकलन, तो अवकलन वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो आप देख सकते हो अवकलन वाला फॉर्मूला है हमारे पास इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या आता है, y का फंक्शन आता है, ये y का लाप्लांस आता है। अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो ये तो हमारा था मेन सूत्र, जो सूत्र हमने पढ़ा था वो सूत्र है। इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो y का लाप्लांस क्या रहा है, f2 के रूप में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे f2 यूज में लेंगे। इस सूत्र के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से लाप्लांस dy, तो dy का लाप्लांस यहाँ पे क्या होगा, p f2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे f2 p -y0 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ये f2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे y का जो लाप्लांस है f2 दिया हुआ है और यहाँ पे हम y के लिए सोल्व कर रहे हैं, y के लिए सोल्व कर रहे हैं तो y2 का आएगा, यहाँ पे f2 आएगा यहाँ पे। तो ये सूत्र हमने यहाँ पे लगा दिया, आप देख सकते हो p f2, ये यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। और ये यहाँ पे देखो y का लाप्लांस क्या आ रहा है, f2p, तो यहाँ पे f2p लिख दिया। यहाँ पे -2 तो सेम रह गया। x का लाप्लांस यहाँ पे आप देख सकते हो f1p हमने माना था तो ये f1p हमने यहाँ पे कर दिया। तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पे। इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, f2p आ रहा है और यहाँ पे भी f2p आ रहा है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने से पहले एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे f2p और यहाँ पे इसको पहले एक बार तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले एक बार मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। y0 का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 पुट करके करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इसका वैल्यू 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे f2 आ रहा है, यहाँ पे भी f2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसको एक तरफ करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो p f2p, ये तो ऐसे कैसे आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -3 है तो -3 करेंगे। फिर यहाँ पे ये f2p इस साइड में आएगा, पक्षांतरण होकर तो क्या हो जाएगा, माइनस का f2p हो जाएगा। और ये इस साइड में आएगा तो ये पक्षांतरण होकर तो ये प्लस का f1p हो जाएगा। और ये इस साइड में ये 0 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं कॉमन करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे ये और ये 2 बार आ रहा है तो मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ। कॉमन करने के बाद आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे
F2P को तो मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद हम यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो P बचेगा, तो यहाँ पे हमने P को लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचेगा, -1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो -1 लिख दिया, तो ये भी लिख दिया, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप देख सकते हो F1 का तो एक ही पद है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हो 2F1P, यहाँ पे हमने सेम को सेम यहाँ पे लिख दिया। फिर इस इन दिया को यहाँ पे सभी को लिख दिया, केवल ये बचा है यहाँ पे क्या -3, तो -3 को भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हमें क्या मिली, ये इक्वेशन मिल चुकी है। इस इक्वेशन को और ये दो इक्वेशन हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है और यहाँ पे देखो F1P है, F2P है, यहाँ पे भी F1P है और F2P है। तो हम इन दोनों को सोल्व करके F1 और F2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमें इस तरह से मिलेगा, F1 का मान तो हमें ये मिलेगा यहाँ पे, और F2 का मान ये मिलेगा। ये दोनों इक्वेशन आपको सोल्व करना आती होगी, अगर नहीं आती है तो वीडियो को लास्ट में देखना। लास्ट में मैं इन दोनों इक्वेशन को 2 विधियों से सोल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, आपको लास्ट तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास देखो F1 का मान भी आ गया और F2 का मान ये आ गया। तो अब मैं यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं F1 को सोल्व करूँगा। तो F1 पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इसका सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लाप्लास इन्वर्स लेते हैं। तो लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो यहाँ पे देखो इस फंक्शन को हम सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो आप देख सकते हो इसका गुणनखंड हो सकता है, तो मैं इसका गुणनखंड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये इसका गुणनखंड हमने यहाँ पे कर दिया। गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्नों में बदलते हैं। तो आंशिक भिन्नों में बदलूंगा अभी मैं इसको, तो आंशिक भिन्नों में बदलेंगे तो हमें ये मिलेगा यहाँ पे। तो अब ये आंशिक भिन्नों में कैसे बदला, तो मैं यहाँ पे इसको बदल के दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार। तो आप इसको बदलने के लिए क्या करोगे, ये जो लिखा हुआ है इसको डायरेक्ट लिखना है आपको। तो P+1 ये आ गया इस साइड, तो और इस साइड में क्या आएगा, P-2। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा ये हम पता करेंगे यहाँ पे। तो पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 कब होगा, जब हम P का मान -1 रख दें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P का मान -1, तो ये जो पूरा इक्वेशन है यहाँ पे P का मान में -1 रखूंगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसको छोड़ कर रखेंगे। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -17 है यहाँ पे, तो ये -17 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे तो रखना है नहीं, यहाँ पे रखेंगे। P का मान -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 3 नीचे हो जाएगा -5। अब आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड करना है आपको। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -25 मिलेगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -25 मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 का भाग दिया जा रहा है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और 25 के अंदर 5 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे केवल 5 मिलेगा। तो ये 5 यहाँ पे आ गया इस तरह से मैं। और यहाँ पे देखो ये तो आ गया होगा आपको समझ में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, -25 आएगा। -25 में हमने क्या किया, -5 का भाग दिया। तो भाग देने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 5 यहाँ पे आएगा इसके गुणा में, तो गुणा में यहाँ पे मैंने 5 लगा दिया इसके। अब इस साइड में क्या आएगा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 0 कब होगा, P-4 ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब हम P का मान क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे P का मान 4 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे तो हम 4 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे 4 रखेंगे ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसके अलावा इसको हम छोड़ देंगे, इसके अलावा हम सभी जगहों पे 4 पुट करेंगे। यहाँ पे देखो 4 पुट करेंगे तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 32। फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, -17। तो यहाँ पे हम -17 हम यहाँ पे कर देते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे तो पुट करना है नहीं, यहाँ पे 4 पुट करेंगे। तो 4 जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 हो चुका। तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आप देख सकते हो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 25 मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 25। तो 25 के अंदर आप 5 का भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। ये भी प्लस का 5 है तो यहाँ पे भी आएगा प्लस का 5। लेकिन ये प्लस का 5 है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो हमें क्या मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आंशिक भिन्नों में बदला तो हमें ये मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम मिला है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको आंशिक भिन्नों में बदलते हैं यहाँ पे। तो ये कैसे किया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लाप्लास इन्वर्स करेंगे। तो इसका भी लाप्लास इन्वर्स करेंगे, इसका करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका भी यहाँ पे करेंगे लाप्लास इन्वर्स।
इसका यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स करेंगे यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बीच वाला इसका कर देंगे और इसका कर देंगे, बीच वालों को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो इसके बराबर ही है। इसी को सोल्व करके हमने यहाँ पे आंशिक भिन्नों में बदला था, तो इसका लाप्लास इन्वर्स करते हैं हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसका लाप्लास इन्वर्स कर दिया तो ये आया हमारे पास। इसका भी लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे देखो एल इन्वर्स आ चुका है, ये देखो इस तरह से, और ये दोनों फंक्शन यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुका है। अब इन दोनों को सोल्व करना, एक तो इसको सोल्व करना और एक इसको सोल्व करना। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, ये फॉर्मूला यूज मिलेंगे हम। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज मिलेंगे, तो आप देख सकते हो जब भी यहाँ पे p के साथ में एक कॉन्स्टेंट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो p के साथ में यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी होगा उसको हम e की पावर में लगाएंगे माइनस का चिन्ह करके, यहाँ पे प्लस माइनस का a है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का ax। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 तो कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, e की पावर यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 है तो 1 के स्थान पे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का x आना चाहिए था, तो लेकिन x के बजाय हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, t लिख दिया, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो t के पदों में, यहाँ पे आप देख सकते हो t के पदों में, और हमारा फॉर्मूला यहाँ पे x के पदों में। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो कैसे भी हो सकता है, हमारा जैसा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्वेश्चन जैसा है हम वैसा ही आंसर करेंगे। यहाँ पे t के पदों में था इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस एक्स के स्थान पे माइनस का t कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब इसको भी सोल्व करेंगे, 3 तो यहाँ पे कांस्टेंट था तो बाहर आ चुका है इस तरह से, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है माइनस का, तो माइनस का 4 है, चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या होगा प्लस का 4, तो e की पावर 4x, x के बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे t लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो t के रूप में है यहाँ पे। तो हमारे पास इस तरह से इसका ये फर्स्ट आंसर हमें मिल चुका है। ये इक्वेशन को सोल्व करने पर एक आंसर तो हमें यहाँ पे मिल चुका है। दूसरा आंसर हम यहाँ पे करते हैं, इसका लाप्लास इन्वर्स करेंगे, तो इसको भी हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसका गुणनखंड होगा इस तरह से। गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में बदलेंगे, तो इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब ये आंशिक भिन्न में कैसे बदला, तो अभी मैंने इनको बदल के दिखाया था, इनको बदल के दिखा दिया था, तो जैसे हमने इसको किया था वैसे शॉर्ट में आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको नहीं आया, यहाँ पे जो मैंने बताया था वो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप चैप्टर नंबर 8 के अंदर गुणनखंड का जो वीडियो है वो देख लेना, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया कि गुणनखंड हम ये आंशिक भिन्नों में हम कैसे बदलते हैं, तो वो वीडियो देख लेना एक बार, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको आंशिक भिन्नों में बदल दिया है। तो आंशिक भिन्नों में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स लेंगे, तो दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स हो गया फंक्शन ऑफ ये सेकंड फंक्शन f2 का हो गया, और इस साइड लाप्लास हो गया इसका लाप्लास इन्वर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमारे पास ये लाप्लास इन्वर्स आ चुका। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको सोल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज मिलेंगे वापस। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ये 5 कांस्टेंट था ये तो बाहर आ चुका, और ये यहाँ पे देख सकते हो ये तो सेम ही है, ये फंक्शन है, तो इसका क्या आया था, ये आया था माइनस ये 5 e की पावर माइनस टी, तो यहाँ पे इसका भी क्या आएगा 5 e की पावर माइनस का टी। और इसका यहाँ पे देखो यहाँ पे ये भी सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 4 ये p प्लस 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे क्या आ रहा है p प्लस 4 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका भी क्या आएगा e की पावर 4t। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इसका कांस्टेंट क्या है 3, तो इसके आगे क्या आ रहा है 3, इसका कांस्टेंट क्या आ रहा है माइनस का 2, तो इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो इसी तरह जैसे इसको किया है यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे है, इसको भी वैसे ही किया। तो इस तरह से हमारे पास दोनों का आंसर आ गया। लेकिन आपको एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये कैसे आया, ये y कैसे आया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो हमने क्या माना था यहाँ पे f2 इस तरह से माना था, तो इसका लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू एल इनवर्स f2 का लाप्लास इन्वर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं y, तो यहाँ पे इसका मान हमने क्या लिख दिया y। इसी तरह से ये x आया, x कैसे आया, इससे आया यहाँ पे, इसका लाप्लास इन्वर्स लिखेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू एल इनवर्स f1 का p इसका लाप्लास इन्वर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मान हमने क्या लिखा है यहाँ पे x लिखा है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिला, तो इसके 2 आंसर मिले हमें, एक आंसर तो ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। तो आंसर ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये मैंने केवल आपको इसको सोल्व करना सिखाया कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। एग्जाम में हम ऐसे नहीं लिखते हैं, एग्जाम में कैसे लिखना है वो तो आप PDF देख लेना एक बार, हमारा जो ऐप पे मिल जाएगा आपको, क्यूरसिटी फाउंडेशन नाम से ऐप है, तो वो PDF देख लेना। उस PDF में जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे एग्जाम में हम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने केवल आपको समझाया कि हम किस तरह से सोल्व करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगा यहाँ पे कि ये f1 हमने कैसे ज्ञात किया था। ये ज्ञात किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये f1 का वैल्यू है, ये हमने कैसे ज्ञात किया था, और ये जो f2 का वैल्यू है ये कैसे ज्ञात किया था।
अगर ये आपको आती है तो अच्छी बात है। ये कैसे ज्ञात किया था, ये जो इक्वेशन ये और ये इन दोनों को सोल्व करके हमने ज्ञात किया था, तो वो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इक्वेशन तो ये थी हमारे पास और दूसरी इक्वेशन ये थी। इन दोनों को सोल्व करके हम क्या करेंगे, F1 और F2 का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे आसान विधि ये है इसको सोल्व करने की। तो हमारे पास क्या होती है, दो इक्वेशन होती है इस तरह से, एक इक्वेशन ये होती है और एक इक्वेशन ये होती है। वज्र गुणा विधि बता रहा हूँ मैं आपको अब। तो ये दो इक्वेशन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स वाई दो फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको F1 और F2 दिख रहा है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो इसको सोल्व करने का जो सबसे आसान तरीका वो इस तरह से वज्र गुणा विधि। तो 1/A1 और नीचे आता है A2, फिर B1 B2, इसी तरह से ये वाला पद वापिस यहाँ पे आएगा और इसके साथ में लास्ट में क्या आएगा, C1 C2। फिर यही पद वापिस यहाँ पे आता है और इसके साथ में क्या आता है, इसका पहला यहाँ पे आ जाता है, सेम टू सेम। ये याद रखने का तरीका इसको। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें डायरेक्ट एक्स और वाई मिल जाता है। एक्स वाई का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी हमें ज्ञात करना वो मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पे इसके अंदर ये मेथड यूज में लेंगे इससे, और ये जो दोनों समीकरण है उसमें ये मेथड यूज में लेंगे। तो यहाँ पे यूज में लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी यूज में लेता हूँ। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से दो लाइनों के बीच में, तो ये क्या होती है, सारणिक होती है। ये सारणिक को हम कैसे सोल्व करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ एक बार। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो A1 B1 और नीचे आ गया A2 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा B2, ये क्या है, ये सारणिक होती है। सारणिक को कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने का तरीका है, इन दोनों को यहाँ पे ये तिरछा गुणा करेंगे हम यहाँ पे। तो A1 यहाँ और यहाँ पे क्या आ रहा है B2, और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसका इस साइड से तिरछा गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A2 B1, इस तरह से गुणा करते हैं। बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ऐसे गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे। तो ये इसको गुणा करने का तरीका है, ये सारणी को हल करने का तरीका है इस तरह से। तो अब मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये मेथड में यहाँ पे यूज में लूँगा, इस समीकरण और ये जो दोनों समीकरण है इसमें यूज में लेके इसको सोल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से। अब ये वैल्यू कैसे आई, तो इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1 के स्थान पे 1 लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा F1, क्योंकि हमें F1 का मान ज्ञात करना है। दूसरा वैल्यू हमने क्या लिखा F2, क्योंकि F2 का वैल्यू भी हमें ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो यहाँ पे भी हम A2 B2 ये सब बनाएंगे यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x के साथ में x के बजाय यहाँ पे क्या आ रहा है, F1P आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x के साथ में गुणा में जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे A1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, F1P के गुणा में जो भी आएगा उसको क्या बोलोगे A1। तो F1P इसके गुणा में क्या आ रहा है, ये पूरा पद आ रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप A1 बोलोगे। फिर आप देख सकते हो ये y के स्थान पे हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे F2P। तो F2P के यहाँ पे गुणा में जो भी आएगा F2P, F2 क्या है y, तो y के गुणा में जो भी आएगा इसको क्या बोलेंगे B1। तो यहाँ पे देखो इसके गुणा में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे B1 बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे, तो कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे C1। तो यहाँ पे इसको क्या बोलूँगा मैं C1 बोलूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला सेम टू सेम यहाँ पे बोलेंगे। देखो यहाँ पे x है तो x के साथ में जो भी आया था उसको हमने क्या बोल दिया A1, तो इस साइड में क्या बोलेंगे A2। तो यहाँ पे देखो x के साथ x के बजाय यहाँ पे क्या आ रहा है F1P आ रहा है, तो F1P ये आ रहा है F1P। इसके साथ में गुणा में जो भी आ रहा है उसको मैं क्या बोलूँगा A2 बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे A1 बोल दिया तो इस साइड में क्या बोलेंगे A2 बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो F2P क्या आ रहा है, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो y के स्थान पे आ रहा है, तो y का जो गुणांक होता है वो क्या होता है B2 है इस साइड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे इस साइड में B2 बोलेंगे इसको। यहाँ पे भी आप देख सकते हो F2 है, F2 के साथ में जो भी गुणा आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं B1, तो इस साइड में क्या बोलेंगे B2 बोलेंगे। और इस साइड में जो लास्ट में ये कॉन्स्टेंट बचा है इसको हम क्या बोलेंगे C2, क्योंकि C1 इस साइड में हो गया और C2 इस साइड में हो गया। देखो ये 1 वाला सभी एक तरफ है, 2 वाले सभी एक तरफ लगा दिया मैंने। आप जरूरी नहीं किस में 1 मान रहे हो किस में 2 मान रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे ऐसे माना है, इसको 1 वाला माना है, इसको 2 वाले माने हैं। तो A1 B1 और C1 मिल चुका है, यहाँ पे भी A2 B2 और C2 मिल चुका। ये वैल्यू हम क्या ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नीचे पुट कर दिया A1 का मान क्या होगा P-2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A1 का मान क्या है P-2, तो P-2 पुट कर दिया। फिर यहाँ पे A2 का मान क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे A2 का मान पुट कर दिया। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो B1, तो B1 का मान यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हो B1 का मान 3 पुट कर दिया।
फिर B2 यहाँ पे क्या आ रहा है P-1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो P-1 पुट कर दिया। और आप देख सकते हो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखना है हमें सेम टू सेम, तो यहाँ पे 3 और P-1 ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, C का मान रखते हैं, तो C1 और C2, तो C1 क्या आ रहा है -8 और C2 क्या आ रहा है -3, तो आप देख सकते हो -8 और -3, और जो यहाँ पे आएगा वही आगे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो आ रहा है वही मैंने आगे लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखना है, जो फर्स्ट वाली लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन यहाँ से उठाना और लास्ट में लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब लिखने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे हम आगे। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, वज्र गुणा यानी कि त्रिज्या गुणा करेंगे हम, तो यानी कि 1 अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, ये त्रिज्या गुणा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो P-2 आ रहा है और ये इससे गुणा हुआ है तो क्या हो गया P-1। इस तरह से ये गुणा हो चुका दोनों। गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस साइड से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। और बीच में कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का, क्योंकि अभी भी मैंने आपको करके बताया था, क्योंकि सारणी को ऐसे सोल्व करते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा F1P आ रहा है, F1P के नीचे क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद क्या आ रहा है माइनस के ना, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा -8, और इस साइड में क्या आएगा P-1 इस तरह से। लेकिन बीच में क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा, तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस तरह से। बीच में क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि ये पहले से माइनस का था और फिर से माइनस हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। यानी कि आप ये देख सकते हो, सीधी सीधी बात ये कि इस साइड में आप जैसे ही गुणा करोगे, तो गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसका चिन्ह चेंज करके आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो गुणा करने के बाद क्या आया 6, तो क्या है प्लस का 6 है, तो हमने क्या कर दिया माइनस का कर दिया। यहाँ पे इन दोनों को गुणा किया, -8 और P-1, तो क्या आया था माइनस का आया था, तो माइनस आया तो आपने क्या कर दिया प्लस, बस केवल चिन्ह चेंज करके लिखना है यहाँ पे। फिर F2 करेंगे, तो F2P ज्ञात कर रहे हैं हम, तो F2P के नीचे क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो 16 तो माइनस का 16 तो ऐसे कैसे आ गया। अब इस तरह से त्रिज्या गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -3 P-2, तो माइनस का 3 मिल रहा है, तो आप क्या करोगे प्लस का कर दोगे इसको, प्लस का 3 P-2, क्योंकि बीच वाला यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देते हैं हम, तो यहाँ पे इस तरह से हो चुका है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसका वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें ये ज्ञात करना है कौन सा F1P, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने F1P ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे। इसको भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर यहाँ पे इससे गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -9 प्लस का 8 P-1, ये तो ऊपर चला गया, इसके यहाँ पे वज्र गुणाओं के इस तरह से यहाँ पे वज्र गुणाओं के यहाँ पे आ गया ये तो। और यहाँ पे नीचे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे ये P-2 P-1 और -6, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉरी यहाँ पे P नहीं है F1 है, तो F1 ज्ञात करना कितना आसान आप देख सकते हो। इसी तरह F2 ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, F2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं F2P, ये कितना आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टाइम के लिए बीच वाला पोर्शन ये है, ये इसको भूल जाओ आप, तो इसको भूल जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 इक्वेशन मिलेगी, तो इसको वज्र गुणा करोगे तो ये नीचे वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -16 प्लस का 3 P-2, और यहाँ पे इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिवाइड में ये आ जाएगा यहाँ पे P-2 P-1 -6, तो आप देख सकते हो F1 और F2 दोनों मान हमारे पास आ चुके। आप इसको सोल्व करके आगे लिख सकते हो। सोल्व कैसे करेंगे, इसको अंदर गुणा कर देंगे, गुणा करके फिर से वापस गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करके फिर आगे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आपने देखा कि ये कैसे हमने ज्ञात किया, तो ज्ञात करना आपने सीख लिया। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।